बनने में किसने इंस्पायर किया? मैं इसके बारे में जब सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मेरी ही आर्ट ने, मेरी ही पेंटिंग्स ने, मेरी ही ड्राइंग्स ने मुझे आर्टिस्ट बनने के लिए प्रेरित किया। जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे एक टीचर ने बोला मुझसे कि हेमराज, आपकी ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप BFA करो, आर्टिस्ट बनो। तब मुझे पता नहीं था कि BFA करने के बाद आर्टिस्ट बनते हैं या पेंटिंग करने वाले, ड्राइंग करने वाले लोगों को आर्टिस्ट बोला जाता है। मैंने कहा ठीक है सर, आर्टिस्ट बनेंगे। तो मेरी ही पेंटिंग ने, मेरी ही ड्राइंग ने मुझे एक के बाद एक, जैसे मैं पेंटिंग करता गया, ऐसा होता है असल में कि आप इधर पेंटिंग करते हो, आप इधर आर्ट करते हो, इधर आप आर्टिस्ट बनते हो। जितनी आप आर्ट करते हो उतना ही आप आर्टिस्ट बनते हो। आप कम आर्टिस्ट बनते हो, आप कम आर्ट करते हो, कभी कभी करते हो, तो आप कम आर्टिस्ट बनते हो, आर्टिस्ट नहीं भी बन सकते हो। लेकिन आप आर्ट करते हो तो आर्टिस्ट बनते हो। इधर आप पेंटिंग बनाते हो, इधर आप आर्ट बनाते हो, इधर आप आर्टिस्ट बनते हो। जैसे इधर बच्चे का जन्म होता है, सिर्फ बच्चे का जन्म ही नहीं होता है, इधर माँ का जन्म भी होता है, माँ भी बनती है। इधर हम पेंटिंग करते हैं, इधर हम आर्ट करते हैं, इधर हम आर्टिस्ट बनते हैं। तो आर्टिस्ट बनने के लिए जो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है वो मेरे लिए, वो मेरी खुद अपनी आर्ट है। मैं एक के बाद एक पेंटिंग करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ। हम होता क्या है कि कोई भी पेंटिंग हम बनाएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जब भी हम पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग खत्म होने के बाद मुझे लगता है, शायद दूसरे आर्टिस्ट को भी लगता होगा, वो मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी से बात नहीं की है। हर पेंटिंग बनाने के बाद मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई। हमारा माइंड, जब हम पेंटिंग को छोड़ते हैं तो हमारा माइंड, जब हम पेंटिंग को छोड़ते हैं तो वो एक अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा छोड़ी जाती है। पेंटिंग एक सिग्नल करती है हमारे भीतर मन को, भीतर को, कि अब पेंटिंग पूरी हो गई, इसको छोड़ दो। लेकिन छोड़ने के बाद हमारा दिमाग फिर काम करता है। दिमाग कॉम्पोजिशन, उसकी तरकीबें बनाने की टेक्निक्स, उसके ऊपर ध्यान देता है। उसको लगता है कि कुछ कमी रह गई। इस पेंटिंग को, इस कमी को मैं अगली पेंटिंग में दूर करूंगा, और उस कमी को, और वो कमी ही दूसरी पेंटिंग्स का अंकुर बनता है, जो हमारे अंदर पैदा हो चुका होता है पेंटिंग बनने के बाद। और वही अंकुर दूसरी पेंटिंग में बनकर वृक्ष बनता है। लेकिन पूरी होने पर दूसरी पेंटिंग में भी वही लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है, वो कमी दूसरी पेंटिंग में पूरी करूंगा। और एक के बाद इस चेन के साथ, जैसे हम एक नैपकिन बॉक्स होता है, उसमें एक नैपकिन खींचे तो दूसरा नैपकिन अपने आप किनारे पर निकल आता है, वैसे ही एक पेंटिंग बनाओ, उसके साथ दूसरी पेंटिंग्स साथ में निकल आती है। और ऐसे पेंटिंग के बाद पेंटिंग्स बनती चली जाती हैं। तो वैसे ही आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है, दूसरी पेंटिंग उसको इंस्पायर करती है, और वो दूसरी पेंटिंग बनाता है। तो एक पेंटिंग ही, पहली पेंटिंग ही उसको इंस्पायर करती है और आर्ट करने के लिए। और जैसे वो आर्ट करता है वो आर्टिस्ट बनता चला जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आर्टिस्ट की आर्ट ही उसको पेंटिंग करने के लिए प्रेरित करती है। ये बात सही है कि मैं रोज डेली आर्ट करता हूँ, चाहे मैं पेंटिंग करूँ, चाहे मैं ड्राइंग करूँ, चाहे मैं स्कल्पचर करूँ, या कोई म्यूरल बनाऊँ, या कोलाज करूँ, वाटर कलर करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं रोज
आर्ट करता हूँ। आर्ट करना मेरी डेस्टिनी है। जैसे पेड़ का बढ़ना उसकी डेस्टिनी है, उसके पत्ते निकलना डेस्टिनी है, वैसे ही मुझसे आर्ट का निकलना मेरी डेस्टिनी है। मैं रोज पेंटिंग करता हूँ। पेंटिंग ना करूं ऐसा मेरे दिमाग में आता नहीं, और पेंटिंग करूं ऐसा भी मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं पेंटिंग करूं, जाके पेंटिंग करूं। पेंटिंग करना ही है, सोचना तो है ही नहीं इसके बारे में कि करूं क्या ना करूं, आज करूं या कल करूं, ऐसा कुछ नहीं। पेंटिंग्स ऐसे बोलूं कि करना ही है, ये भी बात मेरे ऊपर फिट नहीं बैठती। मतलब ये है कि पेंटिंग होनी ही है, पेंटिंग करना है, ये कुछ नहीं। पेंटिंग तो है ही, जैसे हम खाना खाते हैं रोज, पेंटिंग, जैसे हम नहाते हैं रोज, जैसे पानी पीते हैं रोज, खाना खाते हैं, सोते हैं, वैसे ही पेंटिंग करना एक मेरा हिस्सा बन चुका है, एक अभिन्न अंग है। पेंटिंग बनना, बनाना, काम करना, एग्जीबिशन करना, कैंप करना, ये सब इसी के हिस्से हैं। ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा हो तो मैं कुछ और भी चूज कर सकता हूँ, इच्छा होती तो मैं कुछ और इच्छा भी रख सकता था। अब ये मेरी इच्छा नहीं है। मेरे ये एक, अब मैं आर्ट की ट्रेन में बैठ चुका हूँ, आर्ट के प्लेन में बैठ चुका हूँ। अब चैन खींची नहीं जा सकती, इसमें चैन नहीं है, ये चलती ही जाएगी, करनी है। इसलिए मैं रोज कुछ ना कुछ आर्ट करता ही हूँ। आज के टाइम में जो आर्ट कॉलेजेस हैं उनका आर्ट में डेवलपमेंट में क्या योगदान है। देखो, आर्ट कॉलेज का योगदान हमेशा सही रहा है, चाहे बंगाल स्कूल देख लो, सभी का मतलब योगदान तो है ही।
आज के टाइम में जो पेंटिंग करने में जो मुश्किलें आती हैं, पेंटिंग करने में मुश्किलें हर एक टाइम में रही हैं और आगे भी रहेंगी। समझो तो मुश्किलें हैं और ना समझो तो कुछ भी नहीं है। अब एक चिड़िया पेड़ के ऊपर गाती है तो उसे गीत गाने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, वो गाती है, अपनी मस्ती में झूमती है। वैसे ही पेंटिंग्स करने में आर्टिस्ट को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मस्ती में पेंटिंग करता है। हो सकती है परेशानी उसके रहने सहने में, उसके रहने को लेकर परेशानी हो सकती है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम हर एक के साथ में है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, वो प्रॉब्लम सबके साथ में है। लेकिन जो आर्ट करता है, आर्ट करने के लिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आती। आर्ट हम अपनी मस्ती में करते हैं, अपनी मस्ती के लिए करते हैं। प्रॉब्लम होती है तो वो अलग है। उस प्रॉब्लम, वो आपके घर की प्रॉब्लम होगी, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम होगी, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब आप आर्ट करते हो तो वो आपका एक डांस है। आप पेंटिंग करते हो तो वो आपके लिए एक नृत्य है। आप पेंटिंग करते हो वो आपके लिए एक म्यूजिक है। आप पेंटिंग करते हो वो आपके लिए एक संगीत है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कैनवस नहीं है, आप पेपर पर काम कर सकते हैं। आपके पास पेपर भी नहीं है, आप जमीन पर काम कर सकते हैं, रेत में ड्राइंग बना सकते हैं। आपके पास कलर नहीं है, आप पेन से ड्राइंग बना सकते हैं, पेंसिल से ड्राइंग बना सकते हैं। और कुछ नहीं तो उंगली से ड्राइंग बनाई जा सकती है। पानी को जमीन पर गिरा कर ड्राइंग बनाई जा सकती है। ये डांस है, एक नृत्य है। वो आप कैसे भी करेंगे ही, आपके अंदर एक हुक, आपके अंदर एक हुक उठती है तो आप के लिए फिर परेशानी कुछ नहीं है। ये तो परेशानी खत्म करने की जगह है। आपको दुनिया भर की परेशानी होंगी, लेकिन जब आप आर्ट करते हो तो कोई परेशानी नहीं रहती। सारी परेशानी भस्म हो जाती है जब आप आर्ट करते हो। आर्टिस्ट की शुरुआत में कॉलेज आने पर, आर्ट कॉलेज में दाखिला लेने पर मैंने बहुत से मीडियम इस्तेमाल किए, बहुत से मीडियम यूज़ किए। ऑयल ऑन कैनवास, वाटर कलर ऑन पेपर, पेन एंड इंक, टेम्परा, एक्ट टेम्परा, म्यूरल, मोजाइक, वॉल पेंटिंग्स, अनेकों तरह के मीडियम मैंने इस्तेमाल किए। लेकिन जो मीडियम, मतलब पहले तो हम सारे मीडियम को इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनको देखते हैं कि कौन सा मीडियम हमारा अपना है। वो ही मैंने किया। मैंने भी सभी मीडियम्स को चेक किया और जानना चाहा कि असल में मेरा मीडियम कौन सा है। मीडियम बहुत बड़ा स्थान रखता है आर्टिस्ट में। आपको अगर वही मीडियम मिल जाए जो आपका है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, वरना अगर आप गलत मीडियम चुन लें तो वो आपका कहना नहीं मानेगा। आप ऑयल ऑन कैनवस आपका मीडियम है और आपने वाटर कलर चुन लिया, या फिर दूसरे मीडियम जो आपके साथ नहीं दे रहे हैं वो चुन लिए। आप एक साथ कई मीडियम में भी काम कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन वो आपकी पेंटिंग के हिसाब से, आपकी आर्ट के हिसाब से आपको डिमांड करता है कि भाई अब थोड़ा सा वाटर कलर करके देखते हैं। लेकिन जो मेन मीडियम है वो चलता रहता है। हम किसी म्यूजिशियन को देखते हैं, बहुत सारे राग वो गाते हैं, बजाते हैं, बहुत इधर उधर ट्यून लगाते हैं, लेकिन वापस एक मेन ट्यून पर वो आते हैं। ऐसे ही आर्टिस्ट भी वो बहुत सारे मीडियम में काम करता रहता है, एक साथ करता रहता है, लेकिन जो उसका मेन मीडियम है वो एक होता है। और उस मेन मीडियम को चुनने के लिए आपको और हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत छांटने की ज़रूरत है। जैसे हम कोई चीज़ देख परख कर लेते हैं, वैसे ही आपको मीडियम भी देख परख कर लेना होगा। वैसे ही देख परख कर मैंने अपना मीडियम ऑयल ऑन कैनवस चुना। मीडियम के बारे में एक और बात है,
आप किसी और के मीडियम हो, आपके माध्यम से एक पावर, एक शक्ति पेंटिंग करती है, आप उसके मीडियम हो और आपने ऑयल ऑन कैनवस को अपना मीडियम बना रखा है। और मुझे लगता है कि ऑयल ऑन कैनवस ने भी कोई अपना मीडियम बना रखा होगा। ऐसे मीडियम्स की अपनी एक चेन है। और हो सकता है ऑयल ऑन कैनवस में ब्रश, कलर, कैनवस, इन्होंने भी अपने अपने मीडियम बना रखे हों। हम मीडियम वही चूज करते हैं जो हमारा कहना मानता है, जो हमारी बात, हमारी फीलिंग को अभिव्यक्त करने में साथ देता है। आर्टिस्ट गैलरी पर डिपेंड रहे या ना रहे, ये बहुत कोई सोचने वाली बात नहीं है। जो भी आर्टिस्ट गैलरी पर डिपेंड है, वो पहली बात तो आर्टिस्ट किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेगा। और अगर डिपेंड है, वो किसी के कहने पर पेंटिंग बना रहा है, एक चिड़िया किसी के, तो वो सर्कस का एक शेर है, सर्कस का वो एक जानवर है जो किसी पर डिपेंड है। एक इंसान, आर्टिस्ट ही नहीं है, एक इंसान भी है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं दुनिया में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। उसके लिए उसकी फैमिली है, फैमिली के लिए घर चाहिए, खाना खर्चा चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए। उन चीजों के लिए वो गैलरी के ऊपर डिपेंड हो सकता है, लेकिन आर्टिस्ट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। एक ह्यूमन बीइंग जो आर्टिस्ट नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है। मतलब आर्टिस्ट एक इंसान भी तो है, उसकी भी तो जरूरतें हैं। इंसान किसी गैलरी के ऊपर डिपेंड हो सकता है। आर्टिस्ट, अगर हम आर्टिस्ट कहें तो आर्टिस्ट किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकता। आर्टिस्ट वो है जो खुल के नृत्य कर सके, जो खुलकर पेंटिंग बना सके, जो डांस कर सके। अगर कोई भी किसी के ऊपर वो डिपेंड हुआ, आर्टिस्ट को अपनी सोच खुली रखनी होगी। आर्टिस्ट को अपनी सोच परे रखनी होगी अपनी जरूरतों से। अगर वो उसको लगने लगा, पहले क्या होता है कि अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं और आपको ऐसा महसूस होने लगे कि कोई आपको पीछे से देख रहा है आपको पेंटिंग करते हुए, और आप कॉन्शियस हो रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि आप किसी को दिखाने के लिए पेंटिंग कर रहे हैं, किसी के लिए पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप पैसे के लिए ही पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी गैलरी के लिए पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी बायर के लिए पेंटिंग कर रहे हैं। अगर आपके मन में जरा सा भी ये भाव उत्पन्न हो जाए कि आप किसी के लिए पेंटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो पेंटिंग नहीं है, वो कुछ और ही है। फिर वो डांस नहीं है, फिर वो नृत्य नहीं है, म्यूजिक नहीं है, वो एक फार्मूला है, वो एक जुगाड़ है, पैसे कमाने का जुगाड़। और आर्टिस्ट ऐसा कभी नहीं कर सकता। और हमारी गैलरीज भी करती हैं कि वो आर्टिस्ट को उसकी क्रिएटिविटी सोच को ना छेड़ते हुए उसकी मदद की जाए। हम कहते हैं आर्ट प्रमोटर, हम उनको आर्ट प्रमोटर कहते हैं। आर्ट तभी प्रमोट करेगी जब आप आर्टिस्ट की जो जरूरतें हैं उनको आर्ट को बिना छेड़े हुए प्रमोट किया जाए। आप जो करो उसको पूरी फ्रीडम हो, आप उसमें पेंटिंग बनाओ, हमें तो कैसा भी काम करो,
किसी भी रंग की पेंटिंग बनाओ, किसी भी साइज की पेंटिंग बनाओ, तो वो डिपेंड नहीं होता। आर्टिस्ट की फिर गैलरी जरूरत बनती है, फिर वो आर्ट खुल के करता है, फिर वो डिपेंड नहीं होता, फिर वो डिपेंड नहीं होता गैलरी पर। हम इसे डिपेंड होना बड़ा खतरनाक बात है। किसी भी गैलरी पर आप डिपेंड हो जाओ तो फिर इससे बुरी बात तो है ही नहीं कुछ। डिपेंड होने का मतलब है गैलरी छोड़ दे आपको तो फिर आप आर्टिस्ट नहीं है, अब तो डिपेंड है ना। गैलरी को चाहिए कि वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड रहे, ना आर्टिस्ट को चाहिए कि वो गैलरी के ऊपर डिपेंड रहे। दोनों अपना, बल्कि आर्ट में ड्राइंग का रोल कोई अलग से नहीं है। आर्ट में ड्राइंग का रोल को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि इसका कुछ खास रोल है, या पेंटिंग का कुछ खास रोल है, या कोलाज का कोई खास रोल है, या ड्राइंग का अपना एक स्थान है। ड्राइंग एक मीडियम है, जैसे ऑयल ऑन कैनवस मीडियम है, वैसे ही ड्राइंग भी, ड्राइंग ऑन पेपर, ड्राइंग ऑन वॉल, ड्राइंग ऑन क्लॉथ, आप किसी के ऊपर भी ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग भी एक मीडियम है। ड्राइंग का मतलब, ड्राइंग को के बारे में मेरे ही टीचर ने, मेरे कॉलेज के टीचर ने कहा था कि ड्राइंग जो है वो आर्ट की माँ है। आर्ट की माँ, इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझसे बहुत पहले कही थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। ड्राइंग आर्ट की माँ है, मतलब ड्राइंग को बहुत बड़ा उन्होंने दर्जा दिया। ये उनकी अपनी चॉइस, अब मुझे लगता है कि उनकी अपनी चॉइस होगी जो उन्होंने ऐसा कहा। ये एक पर्सनल चॉइस है। उन्होंने ड्राइंग को आर्ट की माँ कहा। एक दूसरे टीचर ने मुझसे एक और बात कही थी कि जैसे हम रोज झाड़ू लगाते हैं घर के अंदर, और झाड़ू लगाते लगाते कुछ चीजें हमें मिल जाती हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे होते हैं, वैसे ही ड्राइंग के अंदर जब हम ड्राइंग करते तो करते करते कुछ चीजें हमें मिल जाती हैं, कुछ चीजें हम पा जाते हैं अचानक से। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और अभी तक भी मुझे ये बात जमती है। ये बात ड्राइंग के साथ में ही नहीं है, ये बात अच्छी है, लेकिन ये बात सिर्फ ड्राइंग के बारे में ही हो, ये मुझे थोड़ी सी अटकती है। क्योंकि ये बात सिर्फ ड्राइंग के बारे में ही नहीं है कि आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं ड्राइंग करते करते, ऐसा नहीं है। ऐसा है, लेकिन पेंटिंग में भी ऐसा ही है। जब आप पेंटिंग करते हो तो भी आपको ड्राइंग करते करते कुछ चीजें मिल जाती हैं। मैं ड्राइंग और पेंटिंग को अलग लेके चल रहा हूं, अलग मीडियम लेके चलता हूं। हम ड्राइंग, पेंटिंग बनाने में ड्राइंग का सहारा लेते हैं। कुछ आर्टिस्ट पहले ड्राइंग करते हैं,
लेकिन वो प्रोसेस है, वो ड्राइंग नहीं है, वो प्रोसेस है पेंटिंग का। उसे हम ड्राइंग नहीं कह सकते कि ड्राइंग है। आप अगर वहीं पे छोड़ दें उसको तो वो ड्राइंग है, लेकिन वो पेंटिंग का प्रोसेस होती है। हमने पहले ड्राइंग की, फिर उसमें रंग भरे, फिर फाइनली प्रोडक्ट, फाइनली चीज, फाइनली जो है वो ड्राइंग पेंटिंग है। फाइनली वो पेंटिंग है, तो वो ड्राइंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो ड्राइंग को हम अलग से नहीं देख सकते कि ड्राइंग जरूरी है या पेंटिंग जरूरी है। दोनों ही चीजें अपने आप में अलग अलग जगह, अपने आप में अलग अलग जगह अपनी खास स्थान रखती हैं। दोनों की खास वैल्यू है। मुझे रोटी खाना पसंद है, दूसरे को चावल खाना पसंद है, किसी को चावल मछली पसंद है, किसी को चावल दाल पसंद है, किसी को चावल बूरा पसंद है, किसी को कड़ी चावल पसंद है। ये चॉइस की बात है। आप किस माध्यम से अपनी बात सरफेस पर उतार सकते हैं। कोई ड्राइंग चुनता है, कोई कैनवस चुनता है, कोई ऑयल ऑन कैनवस चुनता है, कोई पेन एंड इंक चुनता है, कोई, ये सिर्फ मीडियम है। ऐसा नहीं कि हम इसको खास दर्जा दें या उसको खास दर्जा दें, ये भी बराबर, इसकी महत्ता भी बराबर है। जैसे पेंटिंग की है, वैसे ही ड्राइंग की है, वैसे ही कोलाज की है, वैसे ही म्यूरल की है, वैसे ही मोजाइक की है, वैसे ही कॉन्सेप्चुअल आर्ट की है, वैसे ही जितनी तरह की आर्ट है सब में बराबर, वैसे ही इसकी भी अपनी एक अहमियत है, और पूरी अहमियत है जितनी दूसरे की है। टाइम में एक आर्टिस्ट को गैलरी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा, इसका जवाब बड़ा अलग है। देखो, आर्टिस्ट और गैलरी, ये दोनों मिलके काम करती हैं। गैलरी आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है, आर्टिस्ट गैलरी को सपोर्ट करती है। मैंने सुना है कि अगर सूरज खत्म हो जाए, आज उसकी जो रोशनी है वो खत्म हो जाए, तो हम खत्म हो जाएंगे। वहां सूरज खत्म होगा, हम यहां खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा भी है कि अगर हम खत्म हो जाएं यहां पर, तो सूरज को भी फर्क पड़ेगा। जो एक डिजाइन बना हुआ है वो टूट जाएगा, सूरज को भी फर्क पड़ेगा। गैलरी नहीं होगी तो आर्टिस्ट को भी फर्क पड़ेगा, और आर्टिस्ट नहीं होंगे तो गैलरी को भी फर्क पड़ेगा। हम दोनों, आर्टिस्ट और गैलरी, दोनों मिलकर काम करते हैं। ये सिक्के का एक दोनों पहलू हैं, दोनों की जरूरत है। आर्टिस्ट के बगैर गैलरी, गैलरी के बगैर आर्टिस्ट, ये दोनों सिक्के के पहलू हैं। एक को रगड़ दो, एक खत्म कर दो तो दूसरा अपने आप खत्म, कोई सिक्का चलता नहीं है। दोनों की जरूरतें हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के लिए। ये हमेशा सही होता है, चाहे वो प्री हिस्टोरिक आर्ट हो। प्री हिस्टोरिक आर्ट से लेकर आज तक कोई ना कोई आर्टिस्ट की आर्ट को सपोर्ट करता है। वो आर्टिस्ट की आर्ट को सपोर्ट करते हैं, ना कि आर्टिस्ट को। आर्ट को सपोर्ट करेंगे तो आर्टिस्ट की अपना आप हो जाती है। वो पहले पत्थरों के ऊपर पेंटिंग बनाता था, गुफाओं में पेंटिंग बनाता था, उसका काम पेंटिंग बनाने का था। पेंटिंग बनाए लोग खुश, तो उसको कुछ ना कुछ वो देते होंगे। मिनिएचर्स पेंटिंग्स, रेनेसांस पीरियड की पेंटिंग्स, कभी भी आर्टिस्ट की आर्ट को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका होता है, आपके पीछे लोग होते हैं। आपका आर्टिस्टिक डेवलपमेंट होता है, आपके पीछे लोग होते हैं। आप भूखा नहीं मरोगे। आपकी
आर्ट को सपोर्ट करने वाले लोग आपके साथ में होंगे, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। आप पहाड़ों पर भी जाकर तपस्या करने लग जाएंगे तो वहां भी आपकी सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई होगा। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, आपके पीछे लोग हो जाएंगे। आप आर्टिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, आपकी आर्ट डेवलप करते हैं तो आपके पीछे भी कोई ना कोई होगा। मेरा तो ये मानना है कि पेंटिंग, अगर आप पेंटिंग बनाते हो, इधर आप पेंटिंग के खरीदने वाला, पेंटिंग को चाहने वाला भी बनता है। इधर पेंटिंग बनती है, इधर वो बनता है। तो पेंटिंग्स, आर्ट और आर्ट गैलरी ये हमेशा से रही हैं अलग अलग तरीके से। आज इनको आर्ट गैलरी कहते हैं, आर्ट प्रमोटर कहते हैं, पहले कुछ और कहते हैं, लेकिन ये हमेशा से रही हैं। आर्टिस्ट आर्ट को प्रमोट करने के लिए, आर्ट का सहायता करने के लिए ये हमेशा से ही रहते हैं, क्योंकि आर्टिस्टिक ग्रोथ जब भी आप करोगे, आपको सहयोग करने के लिए कोई ना कोई आपके साथ में होगा ही। इंडिया में आर्ट म्यूजियम और आर्ट प्रमोशन के लिए इन्वेस्टमेंट अभी तक हो ही नहीं पाया, या हो पाया है तो वो इतना मामूली है, इतना मामूली कि दिखाई नहीं पड़ता। हमारे देश में आज कम से कम 500 कॉन्टेम्परेरी आर्ट के म्यूजियम होने चाहिए थे, लेकिन अभी एक भी नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा म्यूजियम है, वो उसे मैं छोटा ही कहूंगा क्योंकि है म्यूजियम, किरण नादर म्यूजियम एक छोटा सा म्यूजियम है। अभी भी जितना वो है एक म्यूजियम, उसका 20 गुना होना चाहिए। जितना किरण नादर म्यूजियम में, उतना उसके 20 गुना साइज में, कैपेसिटी में, आर्ट के होल्ड करने में, आर्ट को डिस्प्ले करने में उसका स्टाफ इससे 20 गुना होना चाहिए था। सिर्फ एक म्यूजियम है, छोटा है लेकिन है, प्राइवेट म्यूजियम है लेकिन एक छोटा सा म्यूजियम है, किरण नादर म्यूजियम। वैसे ही म्यूजियम और बनने चाहिए, और हमारे बिजनेस टाइकून जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं उन लोगों को भी इसमें आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ खर्चा ही खर्चा है, ऐसा लगता है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ खर्चा ही होने वाला है आपका, आप इससे अर्न कर सकते हो। आज इंडियन आर्ट वर्ल्ड लेवल पर कुछ नहीं है, हमारा एक आर्टिस्ट वर्ल्ड लेवल पर इतना बड़ा नहीं है। हमारी छोटी छोटी आर्ट गैलरी हैं, अपने आर्टिस्ट को वर्ल्ड लेवल पर एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, उनके पास स्पेस इतना कम है, उनके पास जो चीजें हैं वो इतनी कम है कि वो बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं कर पा रही हैं। हमारे पास एक आर्टिस्ट के लिए स्टेशनरी नहीं है, एक आर्टिस्ट के लिए कैटलॉग तक, किताबों तक नहीं है। हम आर्टिस्ट की बात को, जो भी बात वो कहता है, हम पेंटिंग तो है ही, लेकिन उसको वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए स्टेशनरी की बहुत जरूरत है। उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े वॉल्यूम, बड़े म्यूजियम होने चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम आर्टिस्ट लोग वर्ल्ड में कहीं दिखाई नहीं पड़ते, एक दो का नाम है मुश्किल से। ऐसे अब देखो, लगता है ऐसा है, अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे म्यूजियम बन सकते हैं, हमारे जो म्यूजियम है आर्ट, कंटेम्परेरी आर्ट के, वो कम से कम 500 म्यूजियम इंडिया में होने चाहिए थे। आज एक भी म्यूजियम नहीं है। एक मॉडर्न आर्ट गैलरी है जो कि कंटेम्परेरी आर्ट को डिस्प्ले करती है, लेकिन वो बहुत छोटी है, वो भी गैलरी है, म्यूजियम नहीं है। जितनी वो गैलरी है उसके कम से कम 15 टाइम्स वो बड़ी होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी, उसकी पेंटिंग, स्टाफ, सब कम से कम 15 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। दिखाई पड़े, दूर से दिखाई पड़े, एक माइलस्टोन जैसा दिखे कि वो है आर्ट म्यूजियम। लोग आए,
कंटेम्प्रेरी आर्ट को देखें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट में इन्वेस्ट करने से आप सिर्फ इन्वेस्ट ही होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ पैसा लगाया जाता है मतलब रिटर्न नहीं आता, ऐसा नहीं है। अगर आप उसके अंदर पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको रिटर्न भी होगा। आज चाइना के अंदर ऐसे तकरीबन 1000 आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती हैं। इंडिया में कितने आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है? मुश्किल से 15 आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, और वो भी कंटिन्यू नहीं बिकती है। अगर इंडिया में ऐसे 5000 आर्टिस्ट हो जाएं जिनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, एक पेंटिंग वो 2 पेंटिंग 3 पेंटिंग या 5 पेंटिंग महीने में करे, तो कितना पैसा जनरेट होता है देश के लिए। और इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं लगानी पड़ती है। एक जगह होती है, एक बिल्डिंग होती है, छोटा सा स्टाफ होता है, उसमें पेंटिंग खरीदी जाती है म्यूजियम में लगाने के लिए। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। एक स्टेडियम से भी कम खर्चे में एक म्यूजियम बनाया जा सकता है। तो हमें बहुत जरूरत है आर्ट प्रमोटर्स की और कंटेम्प्रेरी आर्ट के म्यूजियम्स की, बहुत ही ज्यादा। थोड़ी बहुत जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टैलेंट है, हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं, वो वर्ल्ड लेवल पर उनकी जो आर्ट है वो बहुत अच्छी है। अगर उनको ठीक से प्रमोट किया जाए तो वो एक स्टार की तरह दुनिया में दिखेंगे। अभी हम इंडिया में ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वर्ल्ड में हम नहीं दिखाई पड़ते। अगर हमें बहुत सारी सहूलियतें हमें मिले तो इंडियन आर्टिस्ट भी वर्ल्ड के आर्ट के आसमान पर चमके। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम और आर्ट प्रमोटर की, आर्ट इन्वेस्टर की। तो इसका आर्ट के लिए बहुत योगदान है। आर्टिस्ट के डेवलपमेंट में, आर्ट के डेवलपमेंट में आर्ट के लिए बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन होता क्या है कि जब हम आर्ट कॉलेज से निकल जाते हैं, पास आउट कर जाते हैं, तो हमें लगता है, हमें ऐसा फील होता है, ये हर एक को ही फील होता है कि यार पहले हमारे टाइम में क्या टीचर हुआ करते थे, क्या टीचर थे तब, क्या आर्ट सिखाते थे वो, कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर था, कितना बढ़िया माहौल था। लेकिन ये लगता है, ये हर टाइम में लगता होगा। जब वो टीचर रहे होंगे, हमारे टीचर रहे होंगे, तब उनको भी लगता होगा कि भाई हमारे टाइम में क्या भाई स्टूडेंट थे, क्या टीचर थे उनके, क्या कॉलेज था हमारा टाइम अच्छा लगता है। लेकिन अब जो स्टूडेंट कॉलेज में है, अभी शायद इनको ना लग रहा हो अच्छा, लेकिन जब ये कॉलेज से निकल जाएंगे तो इनको भी वही लगेगा, अरे भाई हमारे टाइम में क्या कॉलेज था, क्या टीचर थे, ये टीचर थे, वो टीचर थे, वैसे टीचर थे, ऐसे टीचर थे। तो ये हमेशा से ही होता है। जो पुराने हैं उनको पुराने टाइम का कॉलेज अच्छा लगता है, जो नए हैं उनको अभी अपना कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उनके ऊपर कार्विंग हो रही होती है, उनको चिजल किया जा रहा होता है, तो वो तड़प रहे होते हैं। उनको उस टाइम कॉलेज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब निकल जाएंगे तो कॉलेज अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आर्ट डेवलपमेंट होती है, आर्ट कॉलेजेस को चाहिए कि वो भी अपना डेवलपमेंट करें। ऐसा नहीं हो कि हम पुराने ही तरीके से अब चलते रहें, पुराना ही धर्रा चलता रहे, जो हमारा धर्रा बना हुआ है वही हम कराते रहें। हम पोर्ट्रेट कराते रहें, ड्राइंग कराते रहें, स्टिल लाइफ कराते रहें, फोलिएज कराते रहें, वही पुराना ट्रेडिशन चलाते रहें। तो हमें सोचना चाहिए कि आज के टाइम में एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। हम सिर्फ किताबें बातें नहीं करें। मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो
आर्ट प्रोफेसर होती है एक लड़की, उसके अंदर वो नई नई टीचर बनी होती है, नई नई प्रोफेसर बनी होती है कॉलेज में, आर्ट की प्रोफेसर। वो अपनी स्टडी करके आती है और किताब किसी भी टाइप, किसी भी पीरियड के बारे में बताती है, तो शुरू करती है ये, जैसे उसने स्लाइड प्रोजेक्ट की, एकदम स्टूडेंट खड़ा होकर बोल देता है कि स्लाइड क्या है, बैठ जाता है, दूसरी स्लाइड को ऑन करती है, प्रोजेक्ट करती है, एकदम दूसरा स्टूडेंट खड़ा होकर उसके बारे में बोल देता है, तीसरी स्लाइड ऑन करती है, तीसरा स्टूडेंट उसके बारे में बोल देता है। अब वो प्रोफेसर परेशान, क्योंकि वो नई नई आई होती है, वो परेशान कि अरे इनको तो सब पता है, इन्हें तो सब आता है, जो मैं सिखाने वाली थी इनको तो पता है। अब इनको पता इसलिए है क्योंकि किताबों में वो लिखा हुआ है, वो भी वहीं से पढ़कर आई है, और वो भी उसी किताब को पढ़कर आए हैं, वो भी वही किताबें छाट रहे हैं, उनको सब पता है, वो भी वहीं से पढ़कर आई उन किताबों से, तो दोनों की नॉलेज सेम है। तो ऐसा नहीं है। आज स्टूडेंट किताब तो अपने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आर्ट सीखने के लिए उनको गुरु की जरूरत होती है, एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर की जरूरत पड़ती है, जिसने आर्ट की हो, या जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हो। आज ज्यादातर आर्ट कॉलेजेस में प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट नहीं है, सभी ने कोर्स किया हुआ है, पीएचडी की हुई है और प्रोफेसर बन गए हैं। अब वो आर्ट नहीं करते हैं, कॉलेज करने के बाद ही उनकी आर्ट बंद हो गई थी, पीएचडी की उनके बाद उन्होंने आर्ट की नहीं, सब उन्होंने सिर्फ सीखा, आर्ट सिर्फ सीखी, और सीखने के बाद प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की और वो आर्ट सिखाने लग गए। मतलब उन्हें कुछ अभी ज्यादा नहीं पता। ज्यादातर आर्ट कॉलेज में ऐसे ही प्रोफेसर हैं जो खुद आर्ट नहीं करते, आर्ट सिखाते हैं। मैंने एक कहानी सुनी है, कोई किसी साधु के पास जाता है कि शांति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कितना टाइम लगेगा। तो गुरु ने कहा देखो भाई 15 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे, और 15 साल लग जाएंगे फिर भी पता नहीं कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 15 साल तो मानकर चलो। तो फिर उसने पूछा अच्छा ये बताओ गुरु बनने के लिए क्या करना होगा। तो उसने गुरु बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ कहानी है। जो कुछ करना होता है गुरु को ही करना होता है, शिष्य अपने आप कर जाते हैं, कर्ता गुरु है, शिष्य अपने आप कर जाते हैं गुरु के सानिध्य में। टीचर आपका गुरु, आपका प्रोफेसर पेंटिंग कर रहा है। मेरे टाइम में कई टीचर कंटिन्यू पेंटिंग करते। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर ओपी शर्मा खुद रात को 12-12 बजे तक वो पेंटिंग करते थे अपने स्टूडियो में, और स्टूडेंट भी रात को कॉलेज में रुककर पेंटिंग करते थे, वो रात को भी देखने के लिए आते थे। तो हम उनसे इंस्पायर होते थे कि पेंटिंग कर रहे हैं, हम उनकी पेंटिंग देखते थे। ज्यादातर सभी टीचर हमारे पेंटिंग करते थे, प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट थे। धीराज चौधरी, जय झरोटिया सर, सभी टीचर, ज्यादातर सभी टीचर प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट थे। एक दो को छोड़ दो, और किसी ने बहुत ज्यादा काम किया आर्ट फील्ड में और फिर किसी कारण से उनका काम बंद हो गया, वो भी हमारे टीचर है। तो टीचर के लिए, आर्ट कॉलेज के लिए जरूरी है कि वो ऐसे एकेडमिशियन रखें अपने कॉलेज में जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हो, जिन्होंने फील्ड में काम किया हो। पीएचडी कोई जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है आर्ट कॉलेज के लिए, होगी साइंस के स्टूडेंट के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, हिंदी पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आर्ट के लिए रिक्वायरमेंट पीएचडी होना बहुत जरूरी नहीं है। पीएचडी वो एक सब्जेक्ट में है,
मिनिएचर के ऊपर पीएचडी कर ली, मिनिएचर के किसी पार्ट के ऊपर पीएचडी कर ली, वुमेन इन आर्ट, वुमेन इन इंडियन आर्ट, लोटस इन इंडियन कॉन्टेम्पररी आर्ट। ऐसे पीएचडी करने से क्या फायदा? पीएचडी की हुई है, उनकी क्वालिफिकेशन है, उनको लिया जाता है। पीएचडी करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आर्ट पढ़ाने के लिए। जरूरी है आपका प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट होना। आपने फील्ड के अंदर 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम किया हो तो आप आर्ट सिखा सकते हैं, क्योंकि आप आर्ट फील्ड में आपने सोच किए हुए हैं, आपने इंटरव्यूज दिए हुए हैं, आपके बारे में राइटअप है, आपके बारे में पीएचडी हो रही है, तो आप टीचर हैं, तो आप उस्ताद हैं। इन्हें कहते हैं उस्ताद, इन्हें कहते हैं गुरु। आप पेंटिंग ही नहीं करते हैं तो फिर आप क्या सिखा रहे हैं? कुछ भी नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि आपने जस्ट सीखा है और आप टीचर बन गए, आप प्रोफेसर बन गए। आपने प्रैक्टिस तो की नहीं उसकी, आपने सिर्फ स्विमिंग सीखी और सिखाने वाले बन गए, तो आप तो अभी कुछ हो ही नहीं। आप हो तो आपके स्टूडेंट होंगे, आप नहीं हो तो आपके स्टूडेंट नहीं होंगे। तो कॉलेजेस में ये थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनका जो रूल्स हैं, जो उनके जो क्वालिफिकेशन है वो बड़ी अटपटी है। आपको बीएफए, एमएफए, फिर पीएचडी, और आपके इतने पेपर पब्लिश होने चाहिए। पेपर क्यों पब्लिश होने चाहिए? वो पेपर करता है क्या? पेपर बनाने सीखे हैं उसने? नहीं, पेपर बनाने नहीं सीखे, उसने पेंटिंग बनानी सीखी है। उसकी पेंटिंग एग्जिबिट होनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए 2 शोज किए हों, 2 पेपर नहीं, 2 सोलो शो किए हों। पेपर पब्लिश होने से हमारा क्या लेना देना है? पेंटिंग पब्लिश होनी चाहिए, पेंटिंग का शो होना चाहिए, उसके सोलो शो होने चाहिए। तो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट कॉलेज में होना चाहिए, जो पहले होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। वो ज्यादातर ऐसे प्रोफेसर लेक्चरर हैं जो प्रैक्टिसिंग नहीं है, जो आर्ट नहीं करते हैं लेकिन आर्ट सिखाते हैं। पर कॉलेज का योगदान पहले भी था और अभी भी है, क्योंकि जैसे भी टीचर हो, चलो छोड़ो, टीचर को छोड़ो, एक तरीके से उनको जो भी है वो सिखाया जाता है, एक डिसिप्लिन के साथ में सिखाया जाता है। डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन मतलब आप रोज पेंटिंग कर रहे हो, ये कैटेगरी वाइज सब कुछ निपटाते जा रहे हो, खत्म सब कुछ सीखते जा रहे हो धीरे। आप स्टिल लाइफ सीखते हैं, लैंडस्केप सीखते हैं, पोर्ट्रेट सीखते हैं, लाइव ड्राइंग सीखते हैं, कॉम्पोजिशन के कानून, नियम कानून सीखते हैं। तो आप एक तरीके से सीखते चले जाते हैं, एक डिसिप्लिन में सीखते हैं। वरना आप कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, करते हैं कभी। अगर आप कॉलेज भी नहीं जाते हैं, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो भी आपको